Hello students, welcome in today's online video class. Today I am going to explain some questions. कुछ क्वेश्चंस आज समझने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट में जो समझा था हमने फ्रैक्शंस को, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे ताकि हम लोग जो समझे हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं जो हम लोग पिछले पार्ट में समझे थे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए पार्ट ऑफ ए होल, और ए कलेक्शन भी। ठीक है ना, कलेक्शन मतलब किसी एक पार्ट का होल हो या किसी कलेक्शन का किसी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट हो या एक कलेक्शन का पार्ट हो तो उसको हम लोग फ्रैक्शन ही कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मान लीजिए कोई एक राउंड ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो एक पार्ट है, अगर इस पार्ट की मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलेंगे 1/4। तो ये 1/4 क्या है? एक पार्ट है, एक होल का। लेकिन अगर हम एक कलेक्शन ले लेते हैं, छोटा छोटा कुछ राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका कलेक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मान लीजिए 15 मार्बल्स का कलेक्शन है। अब इसमें अगर ये एक कलेक्शन है, अब इस पूरे कलेक्शन को हम लोग एक होल मान सकते हैं। अब इसमें से अगर हम लोग किसी एक पार्ट की बात करें, मतलब ये 3 मार्बल्स की सिर्फ बात करें, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये देखिए कितने में से हैं, या 15 में से 3 है ना, तो 3 आउट ऑफ 15 हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। तो ये क्या है? 1/5 इट इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन बट इट इज डिनोटिंग ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग इसको फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ना, आपको दोनों बात को ध्यान रखना है कि एक किसी होल का पार्ट हो या कलेक्शन का पार्ट हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, और फिर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन में ये जो लाइन जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इस लाइन को मैंने बताया था कि हम लोग बोलते हैं विनकुलम। और इस लाइन के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते थे क्या, मतलब बोलते भी हैं अभी भी, न्यूमरेटर। ठीक है, और इस लाइन के नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। ये सब बात हम आप लोग को प्रीवियस पार्ट में बताए थे। अब जो भी मैं आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में जो मैंने बताया आप लोग को, उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अब इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, यहां पे आपको न्यूमरेटर गिवन है, डेनोमिनेटर गिवन है, हमको एक फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए क्या होगा। यहां पे न्यूमरेटर को मैं n लिख दे रहा हूं, तो n कितना है? 3 है, और डेनोमिनेटर के लिए d लिख रहा हूं, तो d कितना है? 7 है। तो बताइए फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं कि न्यूमरेटर को लाइन के ऊपर लिखना होता है। तो पहले हम ये विनकुलम ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर न्यूमरेटर को लिख देंगे और इसके नीचे डेनोमिनेटर को लिख देंगे, हो गया। ठीक है ना, बहुत ही इजी सा था। तो ये जो सेकंड है इसको भी मैं बना देता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर 5 है। पहले हमने न्यूमरेटर की जगह डेनोमिनेटर को लिख दिया। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, वो पहले 9 है तो 9 को पहले लिख देते हैं, और बाद में 5 है तो 5 को बाद में लिख देंगे। बाद में मतलब नीचे लिख देते हैं, तो ये इनका गलत हो जाता है। ठीक है ना, एक्चुअली करना क्या है, हमको ध्यान देना है। पहले और बाद से मतलब नहीं है, बात है मतलब है हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमारा 5 है ना, तो 5 ही ऊपर रहेगा, और डेनोमिनेटर 9 है तो 9 नीचे रहेगा। ठीक है ना, पहले क्या लिखा गया उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखा गया उससे मतलब है। तो न्यूमरेटर हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है, डेनोमिनेटर हमेशा लाइन के नीचे लिखना है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से बना लेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके बुक में, आप उनको बना लीजिएगा बड़े आसानी से, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेनोमिनेटर इज 7
एंड न्यूमरेटर इज टू लेस देन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो लिखा हुआ डिनोमिनेटर मीन्स डी मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, डिनोमिनेटर कितना है 7 है ना, डी कितना है 7 है, और न्यूमरेटर कितना है, देखिए डिनोमिनेटर तो क्लियरली लिखा है कि 7 है, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो 2 नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सही से पढ़ते नहीं हैं और न्यूमरेटर को लिख देते हैं 2 और उनका फ्रैक्शन हो जाता है 2/7, या कुछ बच्चे तो 7/2 भी लिख देते हैं। एनीवेज हम लोग 2/7 लिख रहे हैं, तो ये इनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये न्यूमरेटर गलत है, क्योंकि न्यूमरेटर 2 है ही नहीं। न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर तो है 2 लेस है ना, 2 कम है, लेस का मतलब होता है कम, 2 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसको कैसे बनाना चाहिए था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2 लेस है, तो लेस का क्या करते हैं हम लोग, लेस का मतलब 2 कम कर देंगे, किसमें से, तो डिनोमिनेटर लिखा है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5। तो अब ये जो हमारा न्यूमरेटर आया वो करेक्ट न्यूमरेटर आया, इसलिए हमारा जो अब यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनना चाहिए, तो न्यूमरेटर 5 हो गया और डिनोमिनेटर 7 हो गया, मतलब 5/7। तो ये अब हमारा हो गया करेक्ट। तो ये ध्यान देना है, जब भी आप फ्रैक्शन बनाए न्यूमरेटर गिवन हो तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और ये देखेंगे कि क्या है, एक्चुअली में वही है या लेस है या मोर है, ठीक है। उसके बाद आप उसको फ्रैक्शन उसका लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने लेस था तो माइनस किया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये हमारा है बी नंबर, अब यहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8 है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर के लिए मैं डी लिख रहा हूँ, डी कितना है 1 मोर है, डिनोमिनेटर 1 नहीं है, ध्यान देना है, डिनोमिनेटर 1 मोर है, तो मतलब क्या करना है 1 हमको प्लस कर देना है, किस में, देन द न्यूमरेटर, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें 1 प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 9। तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 9, न्यूमरेटर हो गया 8, थर्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स 8/9। ठीक है, तो बहुत ही आसानी था, लेकिन बच्चे कई बार जल्दबाजी में या क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने के कारण गलती कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्रैक्शन को लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे सपोज कीजिए एक फ्रैक्शन है आपका 4/5, यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने नहीं लिखा था अभी, अब मैं लिख दे रहा हूँ 4/5 एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन के बेस पे आपको ये जो 2 ब्लैंक्स दिख रहे हैं इसको भरना है। इस फ्रैक्शन को देखकर क्या आपको लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि द होल, मतलब कोई एक होल ऑब्जेक्ट को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया था, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि जो हम लोग नीचे लिखते हैं ये क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है हमारा ये टोटल पार्ट्स को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो इसीलिए हमने 4 को क्या किया, नीचे लिख दिया, मतलब डिनोमिनेटर हमारा हो गया 4। या अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखा हो तो हम समझ लेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उतना ही पार्ट्स में किसी होल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी के बेस पे क्या भर देंगे, देखिए यहाँ पे नीचे 5 है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक होल ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आई मीन 5 इक्वल पार्ट्स ध्यान देना है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इक्वल नहीं बोलूँ तो भी आप समझिएगा कि इक्वल पार्ट्स की ही बात हो रही है, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर इक्वल पार्ट्स नहीं हो तो फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आ गया। अब आ रहा है नेक्स्ट एक और ब्लैंक स्पेस, इसमें हमको बताना है आउट ऑफ देम वेयर टेकन टुगेदर, मतलब कितना हमने लिया है। 5 इक्वल पार्ट्स तो हुए हैं, उनमें से कितने पार्ट्स को लिया गया है, तो वो कौन बताता है, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा हमको, तो न्यूमरेटर से मिलेगा। ठीक है ना, कितने पार्ट्स को लिए गए हैं ये कौन बताता है, न्यूमरेटर बताता है। और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, 4 है, इट मीन्स यहाँ पे हम भर देंगे 4। ओके, बस हमेशा यही ध्यान रहना है कि जब भी किसी फ्रैक्शन के
जब भी किसी कोई फ्रैक्शन लिखा हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उससे हमें ये पता चलता है कि एक होल ऑब्जेक्ट को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/12। अब इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक होल ऑब्जेक्ट 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे हम भर देंगे 12। अब उसमें से 7 पार्ट्स को लिया गया है, तो 7 आउट ऑफ देम वेयर टेकन टुगेदर, मतलब यहाँ पे हम 7 भर देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। और ये छोटा सा आपको क्वेश्चन लग रहा है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 4/5 मीन्स व्हाट। सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। मैंने लिख दिया 4/5, आपने रीड कर लिया, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 4/5 का मतलब होता है कि कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, उसका 5 इक्वल पार्ट्स किया गया है और उसमें से 4 पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। तो ए नोटबुक हैज़ 96 पेजेस। कितने पेजेस हैं? 96 पेजेस हैं। ऑफ दिस 11 पेजेस आर ब्लैंक। 11 पेज, नोटबुक आप समझते होंगे, नोटबुक होता है कॉपी जिसमें हम लोग लिखते हैं कोई चीज़, है ना। क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है, आप उसको जिस बुक में नोट करते हैं या ये कहीं कॉपी में नोट करते हैं तो कॉपी को ही हम लोग नोटबुक कहते हैं, ठीक है। तो एक नोटबुक है, उसमें 96 पेजेस हैं, उसमें से 11 पेजेस आर ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली हैं, मतलब उसमें अभी और भी कुछ नोट किया जा सकता है, बाकी सब में नोट हो चुका है, मतलब भर गया है। अब एक मोना है, कोई स्टूडेंट है आप ही की तरह, उसने 17 पेजेस रीड किए हैं अभी, है ना। 17 पेजेस को रीड किया है उसने। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिटन मैटर, रिटन मैटर पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यही की मतलब मेन बात है इसमें क्या, रिटन फैक्टर, सॉरी रिटन मैटर इन द बुक हैज शी रेड। मतलब जो रिटन मैटर है उसका कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन वो रीड कर चुकी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो होल ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये नोटबुक है, लेकिन नोटबुक में भी हमको सभी पेजेस को नहीं लेना है, हमको उन पेजेस को लेना है जिन पेजेस पे लिखा गया है कुछ, मतलब जो रिटन मैटर है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 96। लेकिन ये 96 पेजेस में कुछ ब्लैंक पेजेस भी हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ब्लैंक पेजेस कितने लिख लेते हैं? 11 पेजेस ब्लैंक हैं, ठीक है। 11 पेजेस ब्लैंक हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पेजेस पे लिखा गया है, मतलब रिटन मैटर वाले पेजेस कितने हैं, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ रिटन पेजेस, कितने पेजेस पे लिखा हुआ है। तो ये जो ब्लैंक पेजेस है इनको आप टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ रिटन पेजेस, मतलब 96 माइनस 11, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 85, ठीक है। 85 पेजेस पर लिखा गया है और 11 पेजेस ब्लैंक हैं। अब हम लोग को क्या बताना है, इसमें एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है हमारा कि मोना हैज रेड ओनली 17 पेजेस। तो हमको बताना है कि कितना फ्रैक्शन वो रीड की है। तो पहले इस मैटर को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस मोना हैज रेड 17 पेजेस। अभी 17 पेजेस रीड की है। अब आप थोड़ा सोच के बताइएगा, मतलब सोचिए कि 17 पेजेस वो रीड की है, लेकिन वो कितने में से 17 पेजेस रीड की है, 96 पेजेस में या 85 पेजेस में? 96 पेजेस में रीड की है या 85 पेजेस में? तो आपका जवाब होना चाहिए 85 पेजेस में, क्योंकि 96 पेजेस में 11 पेजेस तो ब्लैंक है, तो उनको तो वो वैसे भी रीड नहीं कर सकती, रीड करना है सिर्फ 85 पेजेस को। अब उस 85 में से 17 पेजेस को वो रीड की है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोना हैज रीड 17 पेजेस आउट ऑफ 85 पेजेस। Thus,
द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन हम लोग को निकालने की बात हो रही है वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ही आपको समझना है, यही बस समझ गए आप तो आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। यहाँ पे 17 पेजेस रीड किया हुआ है और टोटल 85 पेजेस हैं, है ना। तो आपको मैंने बताया कि जो टोटल होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो डेनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब 85 रहेगा हमारा नीचे। और इसमें से जो पेज रीड कर गया है, मतलब या ये कही कि उसको एक तरह से वो यूज्ड हो गया है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी 17 रहेगा ऊपर और 85 रहेगा नीचे। अब यहाँ पे देखिए 17 और 85 में कुछ कॉमन फैक्टर है, कुछ क्या 17 कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लोग 17 से कटा देंगे 1 टाइम्स में और ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, सॉरी नॉट 2 टाइम्स 5 टाइम्स। तो हमारा न्यूमरेटर हो गया 1 और डेनोमिनेटर हो गया 5 और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में है कि टोटल 96 पेजेस हैं, लेकिन उन 96 पेजेस में 11 पेजेस ब्लैंक हैं, यानी कि कितने पेजेस पे लिखा हुआ है, तो 85 पेजेस पे लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई पढ़ेगा तो केवल 85 पेजेस ही पढ़ सकता है, वो 11 पेजेस जो ब्लैंक है उसको नहीं पढ़ सकता। अब ये जो मोना है 17 पेजेस रीड कर चुकी है 85 पेजेस में, ऑब्वियसली 85 पेजेस ही पर लिखा हुआ है तो उसी में से वो रीड करेगी। तो उसमें से कितना रीड किया, वो 17 पेजेस रीड की है। तो इसीलिए हम लोग को जो फ्रैक्शन लिखना है कि नंबर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ रिटन मैटर, मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा हमारा क्या होगा, तो जैसे कि आप जानते हैं टोटल जो होता है वो हम लोग डेनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब लाइन के नीचे लिखते हैं। तो 85 हो गया हमारा डेनोमिनेटर और ये 17 हो गया न्यूमरेटर। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए तो हो गया 1/5 और दिस इज द आवर आंसर। 1/5 इज आवर द आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 चॉकलेट्स आर टू बी इक्वली डिवाइडेड। देखिए इक्वली डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, किसके किसके बीच, मोना एंड सोना। मोना एंड सोना मतलब 2 आदमी हुए ना, एक मोना है और एक सोना है, तो टोटल कितने हो गए, 2। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाउ मच विल ईच गेट, मतलब 7 चॉकलेट्स हैं और 2 आदमी में डिवाइड किया जा रहा है, 2 पर्सन्स में, मोना और सोना। तो कितना कितना मिलेगा ये चीज़ हम लोग समझते हैं। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये, तो इस चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट्स में लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। तो आप देखिए 7 चॉकलेट्स जो हैं आर टू बी अब देखिए मैं ये स्टेटमेंट कहाँ से, अपने से नहीं बना रहा हूँ, जो लिखा है बुक बोर्ड पे वही मैं लिख रहा हूँ। 7 chocolates are to be equally divided between मोना एंड सोना। ठीक है, ये हमने रीजन बता दिया। अब हम लिखेंगे आंसर। देयरफॉर ईच विल गेट या ईच ऑफ देम विल गेट। देखिए हमारा क्वेश्चन यही है कि कितना मिलेगा, दोनों को कितना मिलेगा, मतलब ईच मतलब प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो देयरफॉर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा देयरफॉर ईच ऑफ देम विल गेट, कितना चॉकलेट्स मिलेगा दोनों को। तो देखिए 7 टोटल चॉकलेट्स हैं, उसको कितने लोगों में डिवाइड करना है, 2 लोगों में डिवाइड करना, मतलब उसके 2 पार्ट्स करना है, टोटल 2 पार्ट्स करने हैं। तो टोटल 2 पार्ट्स करने हैं, तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। रहने दीजिए। अब इसको हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन होता है जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोग उसका, कि ये जो है हमारा इसमें 7 जो है बड़ा है और 2 छोटा है ना। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 1 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। अब ये जो हमारा आंसर आया 3, ध्यान दीजिएगा 3 मतलब कि दोनों को 3 चॉकलेट्स तो मिलेंगे ही, तो हम 3 लिख देते हैं
लेकिन एक चॉकलेट जो है वो बच जाएगा, है ना। ये जो रिमाइंडर है 1 मीन्स एक चॉकलेट बच जा रहा है। अब इस एक चॉकलेट को 2 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे, एक चॉकलेट को 2 लोगों में बांटना है तो और उस एक चॉकलेट का भी 2 भाग करना पड़ेगा ना। तो हर एक भाग क्या कहलाएगा, जैसे एक चॉकलेट है, ये आपका देख लीजिए यहाँ पे एक चॉकलेट है, अब इसका 2 भाग कर दिया गया, तो इस भाग को हम कितना कहेंगे, 1/2 कहेंगे ना। मतलब 3-3 चॉकलेट तो मिल ही गया, अब ये आधा आधा भी मिलेगा दोनों को, तो ये 1/2 भी इसी के साथ ही लिख देना है, ठीक है ना। मतलब दोनों क्या मिलेगा, 3 1/2 चॉकलेट्स। और ये हो गया हमारा आंसर। ये समझने के लिए था, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं, थोड़ा अलग है और थोड़ा समझना जरूरी भी है इसको। 7 चॉकलेट्स हैं, 2 लोगों में बांटना है, तो 7/2 हो गया, क्योंकि 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। और जब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 3 आ रहा है, इट मीन्स दोनों को 3-3 चॉकलेट्स तो पूरे पूरे मिलेंगे, लेकिन एक चॉकलेट बच जाएगा, तो उस एक चॉकलेट का भी हम लोग 2 पार्ट करेंगे ना, और हर एक पार्ट क्या कह रहता है, 1/2। अभी जैसे हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे, तो ये 1/2 भी हमको उसमें देना पड़ेगा, तो 3 हो गया और 1/2 हो गया, दोनों को एक साथ लिख देना है बस, है ना। 3 1/2 चॉकलेट्स, ये हो गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, मैं वो बनाऊंगा तो आप लोग को थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे चॉकलेट था, यहाँ पे चपातीस हैं। कितने चपातीस हैं, 10 चपातीस हैं, और इसको भी इक्वली डिवाइड करना है। इस समय 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे किसी को देना नहीं है, केवल डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। तो अब कह रहा है कि हाउ मच विल ईच पार्ट बी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख देते हैं रीजन, क्या लिखते हैं, सिंस 10 चपातीस, चपातीस मतलब क्या होता है, रोटियां होती है ना, आर टू बी इक्वली। ये मैं क्या लिख रहा हूं, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिख रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इंटू 10 चपातीज आर टू बी इक्वली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, तो 3 के लिए हम नंबर ही लिखते हैं, 3 पार्ट्स। देयरफॉर each part will be 10/3, ठीक है ना। 10/3 क्यों होगा, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, तो नीचे 3 रहेगा, और 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो 10 ऊपर रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ भी देखिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये जगह 3 3 = 9, बचेगा 1, ठीक है ना, रिमाइंडर बच गया 1। इट मीन्स व्हाट, कि हर एक पार्ट में 3-3 रोटियां तो रहेंगी ही रहेंगी, है ना। लेकिन ये जो एक रोटी बच जाएगा, एक चपाती जो बच जाएगा, अब क्या करना पड़ेगा, इसके भी 3 पार्ट करने पड़ेंगे, तभी ना इक्वल मिलेगा सबको। एक रोटी को अब किसी को नहीं दे सकते, किसी एक पार्ट में नहीं रख सकते हैं, तीनों पार्ट में हमको बराबर करना है। तो उस एक रोटी जो बच गया है उसका अब 3 हिस्सा करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये एक चपाती है, इसका 3 हिस्सा इस प्रकार कुछ हो जाएगा, और हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा ना, यानी कि हर एक हिस्से में ये 1/3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू, तो 3 सबको मिल गया, और ये जो 1/3 है ये भी साथ में देना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल होगा, है ना। मतलब हर एक पार्ट में कितनी चपातीस होंगे, तो 3 1/3 चपातीस होंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपने जो 2 क्वेश्चन बनाया दोनों सिमिलर था, ये थर्ड भी वैसा ही मिलता जुलता है। इसमें क्या है, 9 पिज्जाज हैं, और इसको भी इक्वली पैक करना है, मतलब वही इक्वली डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिख लेते हैं सबसे पहले, since 9 pizzas have to be equally packed into, देखिए यही फर्स्ट वाला लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। therefore
देयरफॉर। ये तो हो गया जो रीज़न जो हम लोग ऊपर लिखते हैं वो लिख दिए। अब यहाँ से हमको आंसर देना है कि ईच पार्ट इज इक्वल टू कितना है, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना तो 4 नीचे रहेगा और 9 पिज्ज़ा को कर रहे हैं तो 9 ऊपर रहेगा। फिर वही हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे 9 को तो 2 टाइम्स में। इट मीन्स व्हाट कि हर एक पैकेट में 2-2 पिज़्ज़ा तो आएंगे ही, लेकिन एक पिज़्ज़ा बच जाएगा। अब फिर उस पिज़्ज़ा का हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट करेंगे और हर एक पार्ट मतलब हर एक पैकेट में डाल देंगे तो एक पार्ट क्या कहलाएगा 1/4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पार्ट का, इसको समझ लिए, थोड़ा अलग है। जो 3 क्वेश्चन अभी हमने बनाया उससे ये थोड़ा अलग है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 3 1/2 ईयर्स। ठीक है ना, 3 1/2 ईयर्स, 3 ईयर्स नहीं है, 3 1/2 ईयर्स है। तो आप जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग को ये बताना है कि 3 1/2 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा 3 1/2 ईयर्स। अब समझिएगा इस बात को कि 3 1/2 का मतलब होगा कि 3 कंप्लीट ईयर्स एंड 1/2 ईयर्स मोर, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 ईयर प्लस 1/2 ईयर। ओके, इस बात को याद रखिएगा हमेशा कि जब भी इस तरह से नंबर लिखा हो 3 1/2 4 1/2 7 1/2, या जैसे हम लोग यहाँ पे और भी लिख रहे हैं, यहाँ पे और भी जो हम लोग सॉल्व किए थे, ये 3 1/3, इसका मतलब क्या होगा 3 प्लस 1/3। उसी तरह से एक जगह हमने लिखा था क्या 2 1/4, तो इसका मतलब क्या होता है 2 प्लस 1/4। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 3 1/2 का मतलब होगा 3 प्लस 1/2, तो 3 मतलब 3 ईयर्स प्लस 1/2 ईयर्स। ये बात आपको समझ में आ गया। और आप जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, तो 3 ईयर इज इक्वल टू कितना मंथ्स हो जाएगा 3 × 12 मंथ्स हो जाएगा ना। तो ये 3 ईयर्स आपका 3 × 12 मंथ्स हो गया, और ये प्लस 1/2 ईयर। 1/2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, तो यहां भी हम लोग 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए 3 12 होता है 36, अब प्लस ये 1/2 × 12 क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब 6 हो गया, यानी 36 + 6 मंथ्स। 36 + 6 क्या होता है 42 होता है, मतलब 3 1/2 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे 42 मंथ्स होंगे। गॉट इट। तो क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा अलग था, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने थे वो मैंने आप लोग कर दिया, और आपके बुक में भी ऑलमोस्ट यही सारे क्वेश्चंस हैं। अगर एक आध क्वेश्चन हों जो मैंने नहीं कवर किया तो उसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, और एकदम सिमिलर जैसे मैंने बनाया वैसे ही होंगे, आसानी से बन जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।